जी बेटा, हमने पिछली बार पढ़ा था कि किस प्रकार लेखक माता का अंचल पाठ में अपने पिताजी के साथ समय बिताते हैं, उनके साथ पूजा पाठ करते हैं, मछलियों को दाना डालने जाते हैं, माँ किस प्रकार उन्हें खाना खिलाती हैं और उनकी चोटी बनाती है, उनको तैयार करती हैं, उनको तेल की मालिश करती हैं और किस प्रकार ये सिसकने लग जाते हैं। और जब इनके दोस्तों का समूह आता है, इनके दोस्त, इनके संगी साथी आते हैं तो ये अपना सारा रोना धोना सिसकना भूल जाते हैं और उनके साथ खेलने में लग जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, तमाशे करते हैं वो अपने मित्रों के साथ बैठकर। और तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक, कैसे कैसे नाटक, उनका कुछ का वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया है कि चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। अब आपसे पूछा जाएगा कि किस तरह के खेल बचपन में लेखक खेलते थे अपने संगी साथियों के साथ, तो आप ध्यान से यहाँ से पढ़ेंगे कि जो चबूतरे का एक कोना, चबूतरा होता है जैसे मंच बना दिया, कुछ ऊंची सी एक जगह बना दी, चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था, वहीं पर वो नाटक करते थे। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे, जिसको छोटा स्टूल भी कहते हैं, उस पर बैठकर नहाते थे, वही रंगमंच बनती, उसी को अपना वो बना लेते थे रंगमंच, जहां नाटक किया जाता है। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोआ होता है बेटा। जैसे हम टेंट वेंट लगाते हैं, शामियाना, तो छोटा चंदोआ बना लिया करते थे, सरकंडे के खंभे बना लेते थे और चंदोआ तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू यानी पत्थरों के या आप कह लीजिए मिट्टी वगैरह के लड्डू बनाए जाते थे। पत्तों की पूरी कचोरियां, पत्ते वत्ते उठा लिए, किसी पत्ते को कह दिया ये पूरी है, किसी को कह दिया ये कचौड़ियां हैं। गीली मिट्टी की जलेबियां बनाई जाती थी, फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे बनाए जाते थे। मतलब खेल खेल रहे हैं बच्चे, किसी जो चीज उनको मिल रही है उसी को, किसी को कुछ बना देते हैं, किसी को कुछ बना देते हैं। पूरा रंगमंच तैयार कर रखा है, पूरा नाटक उन्होंने अपना रच रखा है। मिठाइयां सजाई जाती, ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। ये ठीकरे जस्ते होते हैं छोटे छोटे, जो कंकड़ पत्थर या मटके वगैरह के टूट जाने से जो टुकड़े बचते हैं, उनके क्या क्या बना लेते थे, पैसे बना लेते थे। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। लेखक कहते हैं हम ही खरीदने वाले होते थे और हम ही बेचने वाले होते थे। खेल खेल रहे हैं बच्चे, अपने बना रहे, कोई मिठाइयों की दुकान लगा के बैठा है, कोई अपना कुछ काम कर रहा है, कोई बताशे बेच रहा है। और बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे, गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। ये कहानी ऐसे ही कहावत है कि बाबूजी भी आ जाते हैं हमारे खेल में शामिल हो जाते और थोड़ा बहुत सामान हमसे खरीद लेते थे। अब थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते हैं, मिठाइयां बेच ली, मिठाइयों का खेल खेल लिया। बच्चे बार बार देखते हैं ना, उनके खेल बदलते रहते हैं। तो अब ये क्या करते हैं, घरौंदा बनाते, घर बनाते मिट्टी के। धूल की मेड़ दीवार बनती, धूल की मेड़ जो 4 दीवारी बनाई जाती, उसे दीवार बनाई जाती और तिनकों से छप्पर बनाया जाता। दातून के खंबे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, दिया सलाई की जो माचिस की जो तिलियां होती हैं उनसे किवाड़ बनाए जाते। माचिस की डिब्बी से किवाड़ बनाए, दरवाजे बनाए। घड़े के मोंडे की चूल्हा चक्की, जो घड़े होते हैं उनके मुंह से जो ऊपर से हट जाता है उससे चूल्हा चक्की बनाए जाते। दिए की कढ़ाई बनाते, दिया होता है उसकी कढ़ाई बना ली जाती। और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी, जो आचमन करने के लिए प्रयोग करते हैं उसको कलछी बनाया जाता। पानी के घी, दूध के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग जोनार होता है, पूरी कोई पार्टी या दावत तैयार कर लेते थे। हम ही लोग जोनार करते और हम ही लोगों को जोनार बैठती थी, यानी हम ही खाने वाले, हम ही जीवने वाले और हम ही जिमाने वाले होते थे। जब पंगत बैठ जाती तब बाबूजी भी धीरे से आकर, पंगत बैठ जाती यानी खाने के लिए लोग बैठ जाते, खाने वाले बैठ जाते, तो बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में जीवने के लिए बैठ जाते थे, यानी भोजन करने के लिए बाबूजी भी बैठ जाते, खेल में शामिल हो जाते। और तब बाबूजी भी धीरे से आकर बैठते, तो उनको बैठते देखते ही हम हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर भाग चलते थे, यानी शर्माकर भाग जाते थे, अपना घरौंदा वरौंदा सब सारा बिगाड़ कर भाग जाते। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते फिर कब भोज होगा भोलानाथ। बच्चों को चिढ़ाते हैं ना कि अब कब आऊंगा खाने के लिए, खेल में शामिल हो जाओ, उनका खेल बिगाड़ दिया, तो फिर पूछ रहे हैं कि अब मैं कब आऊं खाने के लिए, अब कब होगा भोज। कभी कभी हम लोग बारात का जुलूस भी निकालते थे, यानी बच्चों ने देख रखा है कि बारात कैसे निकलती थी, तो वो बारात का भी खेल खेलते थे, बारात का जुलूस निकालने का खेल भी खेलते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, कनस्तर से तंबूरा बना देते थे वो बजाने वाला। और
अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती। अमोला आम का पौधा होता, उसको घिसाकर शहनाई बना लेते थे। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती, चूहेदानी देखी होगी आपने, टूटी हुई की पालकी बना लेते थे कि इसमें दुल्हन को बिठाकर ले जाएंगे। और हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के और बकरे पर बैठते, यानी घोड़ा तो मिलना नहीं है, बकरे पर बैठ गए, हम समधी बन गए। और चबूतरे के कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी, यानी हाँ बारात पहुंच गई, उनका एक खेल बन रहा है। वहां काठ की पटरियों से घिरे गोबर से लिपे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्लिये का कलसा रखा जाता था, रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार होता है जो मिट्टी एक पर्दे के लिए कोई कपड़ा डाल दिया हुआ गया हो, जैसे पर्दा लगा रखा है, तो लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी, अब फिर से बाबूजी बीच में टपक पड़ते हैं उनके खेल को बिगाड़ने के लिए, उनके नाटक को बिगाड़ने के लिए। तो क्या करते, लौट आने पर बाबूजी जो ही ओहार उगार कर दुल्हन को देखते, उस पर्दे को हटाकर दुल्हन को देखते और मुख निरखने लगते, मुख देखने लगते दुल्हन का, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। फिर से उनका खेल दूसरा बदल जाता था, पिताजी ने फिर आके बिगाड़ दिया। अब थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी, फिर से इकट्ठा हो जाते थे खेलने के लिए। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती, चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती, यानी कि अब वो अपने खेती का खेल खेलना शुरू कर रहे हैं। यहाँ से बेटा आपको ये भी पता चलेगा कि वहां के लोग किस तरह से खेती करते थे। अब बारात का पता चल गया कि कैसे कैसे उनका विवाह समारोह संपन्न होता होगा, और अब खेती कैसे करते थे ये पता चलेगा कि उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली, मूंज होता है जिससे रस्सी बनाते हैं, मूंज होता है बेटा एक लकड़ी जैसा सा होता है, उसको छीलते हैं, वो जो छिला हुआ हिस्सा होता है उसकी रस्सी बनाई जाती है गूंथ कर उसको। और क्या कहते हैं, सन से जैसे रस्सी बनती है ऐसे ही मूंज की रस्सी बनाई जाती है। तो मूंज की रस्सी बनाई जाती और चुक्कड़ गराड़ी की पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने मोट खींचने लगते। पहले बैल करते थे मोट खींचने का काम, जैसे पानी खींचने का भी काम किया जाता था। तो चबूतरा खेत बनता, चबूतरे को ही जिसे पहले रंगमंच बना रखा था उसको खेत बना दिया जाता। कंकड़ों को बीज बनाया जाता। और ठेंगा, हल, जुआठा, जो हल होते हैं उनको जुआठा, किसी किसी चीज को कुछ कुछ बना लिया जाता था। ठेंगे से ही, अंगूठे से भी हल का काम करवा रहे हैं बैठकर। बड़ी मेहनत से खेत जोते, बोए और पटाए जाते थे। खेती की, बोए, अनाज बोया, उगाया, उसको काटा और फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। उसी समय उन्होंने उगाई है, उसी समय तैयारी की है, उसी समय फसल पैदा हो गई और उसी समय वो फसल को काट लेते थे। खेल है बच्चों का, लेकिन इस खेल के माध्यम से पूरी खेती का जो प्रक्रिया होती है वो उन्होंने अपने खेल में दिखा दी है। और काटते समय गाते भी थे, जैसे लोग गाते होंगे अपने क्षेत्रीय गीत, जो अपने लोक गीत होते हैं। क्या कहते हैं, ऊंच नीच में बई कियारी, कि ऊंची नीची क्यारी है उसमें बोदी गई है, जो उपजी सो भई हमारी, और जो उपज जाती है, जो पैदा हो जाती है वो हमारी हो गई। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रोंद डालते थे। अब फसल हो गई, सब कुछ हो गया, अब उसको बाद में रोंद दिया, पैरों से कुचल दिया। कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी की दिए के तराजू पर तोलकर, अब मिट्टी के जो दिए होते हैं उनके अब तराजू बना लिया। कभी कढ़ाई बना रखी थी उनकी, तो मिट्टी के तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। फिर से उनका खेल खत्म। मतलब पिताजी को हर खेल में आना ही आना होता है। अब क्या कहते हैं, बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते। कैसी मौज मस्ती की खेती थी। अब क्या होता है, ऐसे ऐसे नाटक हम बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर, बटोही यात्री जो वहां से आने जाने वाले लोग थे उन्हें बटोही कहा जाता है, तो बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। और जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देखते, मेला लगता था वहां ददरी का, तो वहां जो लोग जाते थे उनके झुंड देख पाते थे, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। क्या चिल्लाते थे, चलो भाइयों ददरी सत्तू पिसान की मोटरी, ये अपने लोकगीत हैं। फिर बोलने लगते, अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते, ओहारदार पालकी वही पर्दा लगी हुई पालकी अगर देख पाते तो खूब जोर से चिल्लाने लगते। मतलब बच्चों की आदत होती है ना, पास से कोई भी गुजर रहा है या कोई जा रहा है तो वे कुछ ना कुछ छेड़खानी करते हैं, उनको कुछ बोल देते हैं।
तो वे क्या बोलते थे जब दुल्हन को देखते थे ऐसे जाती हुई, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। मतलब एक व्यंग्य, एक लोकगीत है। रहरी होता है अरहर, तो रहरी में रहरी पुरान रहरी, पुरानी रहरी है, और जो डोला के कन्या हमार मेहरी, किसी का भी कुछ भी कह दिया कि उसकी जो कन्या है वो हमारी मेहरी है, यानी हमारी पत्नी है। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने इस बात पर एक बार क्या हुआ कि एक बूढ़े वर ने, एक बूढ़ा दूल्हा था, उसने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था, पत्थरों से मारा था, और चिढ़ गया था कि ऐसे कैसे बोल रहे हो, कि मेरी पत्नी को अपनी कैसे बोल रहे हो, मतलब छेड़खानी कैसे कर रहे हो। तो वो थोड़ा सा चिढ़ गया था और उनके पीछे पीछे पत्थर मारता हुआ भागा था। उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। अब लेखक उसे खूसट कह रहे हैं कि उसकी सूरत हमें आज भी याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, किसने अपनी बेटी के लिए ऐसा वह ढूंढा था, कैसा वैसा घोड़ा मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। उस आदमी को कह रहे घोड़े के मुंह जैसा, घोड़ा मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा था। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई, आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे, हम लोग चिल्ला उठे। अब बरसात का मौसम हो गया है और ऐसे में बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और बच्चे चिल्लाने लगते हैं, क्या एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। तो ये भी उनकी लोक भाषा का है, लोक भाषा में उन्होंने ये गीत गाया। लेकिन बरखा न रुकी, ये बरखा रोकने के लिए बोलते हैं। लेकिन बरखा न रुकी, बारिश न रुकी, और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, यानी पेड़ों के पास आ गए अपनी आप को वर्षा से बचाने के लिए। पेड़ों की जड़ के पास, पेड़ों की धड़ के यानी तने के पास चिपक कर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है, कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है, मगर बरखा जमी रही, थम गई। ये होता है अंठई होता है कि एक प्रकार का कीड़ा, या आप कह लीजिए किल्ली भी उसको कहते हैं। तो वो जो कुत्ते के शरीर से चिपक जाता है, उसको हटाने पर भी बड़ी मुश्किल से वो हट पाता है। तो ऐसे ही ये पेड़ों से चिपक गए थे, लेकिन वर्षा नहीं थमी, वो लगातार चलती रही। अब बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। बरसात के मौसम में तरह तरह के कीट पतंगे बाहर निकलते हैं, तो बिच्छू नजर आए उनको। अब हुआ क्या कि हम लोग डरकर भाग चले। हम लोगों ने, बैजू बड़ा ढीठ था, एक उनका दोस्त था बैजू, मित्र था उनका बैजू नाम का, बड़ा ढीठ था, यानी बात नहीं मानता था, अपनी ही चलाता था, बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मूसम तिवारी मिल गए। अब क्या था, उसको उन्होंने फिर छेड़छाड़ करनी थी। मूसम तिवारी मिले उन्हें रास्ते में, और क्या हुआ, बेचारे बूढ़े आदमी को, जो मूसम तिवारी वो एक बूढ़ा व्यक्ति है और उसे कम सुनाई देता है, सूझता कम है। बैजू उनको चिढ़ाकर बोले, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा, यानी उसको फिर छेड़ दिया कि बूढ़ा है, बेईमान है और करेले का चोखा मांग रहा है। तो हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिला दिया। बच्चों की आदत होती है, एक ने कुछ बोला, जैसे आप लोग भी करते हो, एक गलती करता है, आप में से 3-4 हंस पड़ते हो। तो ऐसे ही उसने, बैजू ने कुछ बोला और बाकियों ने भी उसके सुर में सुर मिला दिया, यानी चिढ़ाने के लिए वही बात दोहरा दी। और अपने घर की हुआ क्या, मूसम तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा, उनके पीछे भागे वो उनको मारने के लिए, और हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले यानी बहुत तेज गति से भागकर अपने घर की तरफ हो लिए। और हुआ क्या, जब हम लोग न मिल सके, जब तिवारी की पकड़ में नहीं आ पाए, तो हम तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। तो तिवारी जी कहाँ गए, पाठशाला में गए, और वहां से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। यानी पहले यही होता था, स्कूल से बच्चा भाग जाता तो 2-3 बच्चों को भेजा जाता कि उसको पकड़ कर लेकर आए। तो ऐसे इन्हें पकड़ने के लिए भी गुरुजी ने, अध्यापक ने 2-3 बच्चों को भेजा। और वहां से हमको जब आए, गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे, इधर जो ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। यानी गुरुजी ने जिनको भेजा था वे हम पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया, 9-2-11 होना मुहावरा है, यानी भाग गया, और हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली, यानी उनको सजा मिली। अब बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले गई। चिरौरी करना मतलब प्रार्थना की, विनती की, गिड़गिड़ाए उनके गुरु के सामने। यानी पिताजी को अभी भी तरस आ रहा है अपने बच्चे पर, यानी कि उसने गलती की है तो उसको डांटू या मारू, अब तरस आ रहा है, उसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, और गुरुजी से माफी मांगकर उसे घर ले गई।
अब रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला, वे जोर से नाचते और गाते थे, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ न खेलब जुआ। तो वो फिर कह रहे हैं कि हमारी माँ पुआ पका दी है और हम पुआ खाएंगे, जुआ नहीं खेलेंगे। इस तरह के फिर अपने वो गीत गुनगुनाने लगते हैं, गाने लगते हैं। अब फिर क्या था, अब फिर से जो गुरुजी की मार पड़ी थी उसको फिर भूल गया लेखक। यानी इसमें बताया गया कि बच्चों का मनोभाव कैसा होता है, कितने चंचल होते हैं और कितने भावुक होते हैं, बात बात पर रो भी पड़ते हैं, लेकिन बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। अपनी नाराजगी को बड़े जल्दी भूल जाते हैं, मन के साफ होते हैं। तो फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर अलापने, वही जो उनके मित्र गा रहे थे वही अलापने लगे। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। अब यहाँ एक घटना का वर्णन लेखक ने किया जो बहुत महत्वपूर्ण है इस पाठ में, आप इसे ध्यान से सुनेंगे कि उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे। फिर से क्या गा रहे थे, राम जी की चिड़ई, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर लो पेट। तो हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे बच्चों का, कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं, और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना, कि चिड़िया बेशक बेचारी मर जाए इनके खेल के चक्कर में, लेकिन इन्होंने इनको खिलौना बना रखा है। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। तो क्या कह रहे हैं, जो बड़े लोग खड़े हैं उनका तमाशा दे रहे हैं कि सच में जो बच्चे होते हैं और बंदर होते हैं वे पराई पीर नहीं समझते, दूसरों की पीड़ा को नहीं समझते। अब बच्चों को नहीं पता, मासूम है, उन्हें नहीं पता कि पक्षी उनके खेल से परेशान हो रहे हैं, उनकी जान भी जा सकती है। तो एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। उलीचना मतलब पानी डालने लगे। चूहों का बिल था वहां पर और ये पानी डालने लगे। ये महत्वपूर्ण घटना है। टीले पर गए और चूहों के बिल में पानी डालने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। उलीचना होता निकालना, पानी निकालने लगे और नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए जब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। अब क्या हुआ, चूहे के बिल से सांप निकल आया। अब ये खतरनाक घटना थी। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भागे, बहुत भागे, भाग चले। कोई औंधा गिरा डर के मारे, कोई उल्टा गिर रहा है, कोई अंटा चिट, कोई अपना चलते चलते गिर गया, चोट लग गई, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, यानी खून बहने लगा। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गई, पैरों में कांटे भी चुभ गए। कोई गिर रहा है, कोई बेहोश हो रहा है, कोई डर रहा है। तो इस तरीके से भागने लगे। हम एक सुर में दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। मतलब डर गए थे बच्चे सारे और अपने घर आकर ही रुके। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर, ओसारा होता है बरामदा, तो बैठक के बरामदे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, हुक्का पी रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा। पिताजी ने पूछने की कोशिश की क्यों ऐसे डरे हुए भागे जा रहे हो। उन्होंने बहुत पुकारा पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी। अमनिया करना यानी उसमें से, चावलों में से कंकड़ पत्थर हटा रही थी, चावलों को साफ कर रही थी। तो मैया के पास ही चले गए, जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी, हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी। अब यहाँ पता चलता है कि माँ की ममता क्या है। बच्चे को डरा हुआ देखकर, बच्चे को भयभीत देखकर, बच्चे को दुख में देखकर माँ भी रोने लग जाती है, यानी उसके दुख को समझ सकती है माँ। बच्चे का दुख माँ का अपना दुख होता है। तो माँ भी क्या हुआ, डर से कांपते हुए मुझे देखकर जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर, यानी अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। अधीर होना, बड़े धैर्य खो देना, बड़े उत्सुकता से या बड़ी जिज्ञासा से हमारे भय का कारण जानने की कोशिश करने लगी, कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती, यानी बड़े कसकर हमें पकड़ लेती, और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती, यानी बहुत प्यार कर रही है, लाड कर रही है, उससे डर का कारण पूछ रही है। बड़े संकट में पड़ गई, बड़ी दुखी हो गई माँ उसे देखकर। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। तो उसने देखा लेखक को कहाँ चोट लगी है, वहां पर हल्दी का लेप लगा दिया। घर में कोहराम मच गया, हुड़दंग मच गई, मतलब सब डर गए कि हम केवल धीमे सुर से सांस सांस बोले जा रहे थे। मतलब वो इतना डर गया था कि उसे सांप नहीं कहा जा सकता। सांस सांस कर रहा है, बताने की कोशिश कर रहा, लेकिन भयभीत इतना था कि बोल नहीं पा रहा। और मैया के आंचल में लुके चले जाते थे, मतलब छिपे हुए थे माँ के आंचल में। सारा शरीर थर थर कांप रहा था।
रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी। मतलब ज्यादा ही डर गया लेखक, उसके मित्र भी डर गए होंगे, लेकिन लेखक बहुत ज्यादा डर गया था। और हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती। वो डर जाती कि देखो बच्चा बोलना चाह रहा है, इतना भयभीत है, बोलना चाह रहा है लेकिन बोला नहीं जा रहा। उसके बार बार कांपते हुए होठों को देखती और खुद रोने लग जाती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। अब इसी समय बाबूजी दौड़े आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। अब पिता भी उसके साथ, पिता का भी ज्यादा लगाव है, बहुत प्यार करते हैं, तो उसको मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी। अब लेखक क्या कहते हैं, लेकिन हमने उस समय अपनी माँ के आंचल की प्रेम, माँ के आंचल में जो प्रेम, जो प्यार, जो शांति मिल रही थी, उसके चंदोवे की छाया न छोड़ी। चंदोवा होता है चांद। तो यहाँ पर कहा गया है कि असल में लेखक को उस समय अपनी माँ के अलावा कोई भी स्थान सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था। अपने पिता के साथ इतना लगाव होने के बाद भी वे अपनी माँ के पास ही अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। अपनी माँ के आंचल में जो प्रेम और शांति उसे मिल रही थी, उस चांद की छाया को, उस प्रेम और ममता की छाया को वे छोड़ना नहीं चाहते थे। इस प्रकार बेटा हमने देखा कि लेखक भोलानाथ शुरू से ही अपने पिता के साथ ज्यादा जुड़े हुए थे। सभी खेलों में उनके पिताजी का साथ गुल्ला मिलना होता था, पिताजी के साथ ही सोते थे। लेकिन जब असल में डर गया था लेखक भोलानाथ, तो अपनी माँ के पास ही आकर रुका। अपनी माँ के पास ही अपने आप को वो सुरक्षित और महफूज अपने आप को महसूस कर रहा है। तो यहाँ यही बताने का प्रयास किया गया है कि माता का अंचल जो पाठ है, वो शीर्षक कितना सार्थक है। भले ही बच्चे का अपने पिता के साथ या अपने घर के किन्हीं और लोगों के साथ कितना ही गहरा, कितना ही प्यार भरा संबंध हो, लेकिन वास्तविक प्रेम उसे अपनी माँ के आंचल में ही मिल पाता है। अपने आप को वो सुखी और खुश महसूस अपनी माँ के आंचल में ही कर पाता है। तो इस पाठ का शीर्षक बिल्कुल उचित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पाठ के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए, तो आप यही बताएंगे कि किसी भी पाठ का शीर्षक संक्षिप्त, रोचक होना चाहिए और अपने जो भाव है पाठ का, उसको अपने अंदर समेटे हुए होना चाहिए। तो यह जो शीर्षक है बिल्कुल उचित है, क्योंकि हमने देखा किस प्रकार भोलानाथ अपने पिता के साथ कैसे खेलते थे, उनके साथ समय बिताते थे। लेकिन अंत में जब वे सांप वाली घटना से, सांप से डर जाते हैं, उनको चोट लग जाती है, उस समय वे अपनी माँ के पास आकर ही, अपनी माँ की ममता में ही, अपनी माँ के प्रेम को ही छोड़ना नहीं चाहते, अपनी माँ के आंचल में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो इस पाठ का जो शीर्षक है बिल्कुल सार्थक है, बिल्कुल उचित है। उद्देश्य भी क्या था पाठ को लिखने का? पहली बात तो अपने बचपन की कुछ घटनाओं का वर्णन लेखक करना चाहते हैं, साथ ही वे बताना चाहते हैं कि माँ का जो प्रेम है वो सर्वोपरि होता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई लालच नहीं होता, स्वार्थ नहीं होता। तो स्वार्थहीन प्रेम माँ के अंदर ही हमें मिलता है, माँ की ममता में ही हमें भी सुख की अनुभूति होती है। और इसमें पूछा जाएगा कि ग्रामीण संस्कृति का चित्रण कैसे मिला, तो आप बताएंगे कि जिस प्रकार बारात वाला खेल बच्चों ने खेला, तो वहां से हमें पता चला वहां की संस्कृति के बारे में। जो खेती कर रहे हैं, खेती करने के ढंग से वहां की संस्कृति के बारे में पता चला। फिर आपसे पूछा जाए कि जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है माता पिता का बच्चे के प्रति, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो आप बता देंगे, 2-4 घटनाएं बता देंगे कि किस प्रकार पिता का वात्सल्य होता है माता पिता का बच्चे के प्रति प्रेम। तो इसमें आप बताएंगे किस तरह से पिता के साथ उसका स्नेह का संबंध था, किस प्रकार माता के साथ था, किस प्रकार माता खाना खिलाती थी। तो वात्सल्य झलक कर इस पाठ से निकल कर आता है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा पाठ। बाकी प्रश्नोत्तर और थोड़ा बहुत डिस्कस हम इसका ऑडियो से करेंगे। आप ध्यान से इस पाठ को पढ़ें और अपने डाउट्स के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है बेटा।